Hi guys. So today we're going to discuss the three controversial farmer bills that has been introduced by the government in the parliament very recently on September 12th, 2020, and we'll understand as to why has it led to so much protests all over the country by various states. In fact, our Minister of Food Processing Industries, Harsimrat Kaur Badal, resigned from her office and called this bill as anti-farmers. Okay, so this has led to a lot of controversy all over the country. So we'll understand as to what this controversy is, why has it led to so much protest, and what are the contents of the bill. Okay, what are the changes that the bill seeks to make. Okay, so there are three bills. We'll see what are the contents of these three bills. So we know that farmer has always been the most vulnerable section of the society. And a farmer has always been really poor, always under exploitation by some or the other person or the organizations. So that has been always been a problem. Although हमारा नारा हमेशा रहता है जय जवान जय किसान, और ये हमारे देश की बहुत सैड रियलिटी है that the person who is actually responsible for feeding our stomach goes to sleep empty stomach. So before jumping onto the bills, let's first understand as to what was the problem in the earlier regime. Okay, so जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, फार्मर्स की हालत तब भी काफी ज्यादा खराब थी. So हुआ क्या करता था, earlier when we got independence, the farmers were always a very vulnerable section of the society. So they had no money to in fact plow their own field, और basically खुद फसल उगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे. So they used to go to these जमींदार्स. ठीक है, जमींदार जो बहुत बड़े ओनर्स हुआ करते थे लैंड के और उनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था. सो दे यूज्ड टू गिव लोन्स टू फार्मर्स एट एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट. ठीक है, इंटरेस्ट रेट इतनी हाई होती थी, कई बार 30, 35, 50% तक इंटरेस्ट रेट हाई होती थी. एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स, बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. ठीक है, बैंकिंग सिस्टम भी उस टाइम इतना अच्छा नहीं था और फार्मर्स के पास कोई भी कोलैटरल नहीं होता था, तो उनको बैंक्स लोन देते भी नहीं थे उस टाइम पे. सो दे हैड नो अदर ऑप्शन. अब क्या होता था, अगर फार्मर जो भी जितना भी प्रोड्यूस कर पाता था उन पैसों से, उससे वो लोन ही नहीं चुका पाता था, और खुद का कुछ पैसा रखने की बात तो अलग ही हो गई. ठीक है, सो लोन नहीं चुका पाते तो जमींदार उनकी क्रॉप्स को ले जाया करते थे. तो क्रॉप्स अगर ले गए तो मार्केट में फार्मर्स का कुछ भी नहीं बिक पाता था, और फार्मर को अगले सीजन वापस क्रॉप्स उगाने के लिए उन्हीं जमींदार से लोन लेना पड़ता था. So the problem was that these farmers were involved in such a vicious circle of debt. उन पे इतना ज्यादा उधार हो जाता था इन जमींदारों का कि वो इन सर्कल से बाहर ही नहीं आ पाते थे. ओके, सो दे वर ऑलवेज डेट रिडन, और वो कभी भी आगे ही नहीं बढ़ सकते थे. ठीक है, सो दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम रियलाइज्ड इट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दे formed some sort of a agriculture produce market committee. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को एपीएमसी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. एपीएमसी हर स्टेट में लागू कर दिया गया, और एपीएमसी क्या करता था कि हर जगह एपीएमसी की मंडी हुआ करती थी. ओके, सो हर स्टेट में अलग अलग रीजन में एपीएमसी मंडीज डेजिग्नेट हो जाया करती थी, और जो उस एरिया के जो फार्मर्स थे वो अपना प्रोड्यूस सिर्फ उन एपीएमसी मंडीज को बेच सकते थे. और फार्मर से प्रोड्यूस कौन खरीद सकता था, जो कि एपीएमसी मंडीज में रजिस्टर्ड लोग हैं, सिर्फ वही जिनके पास उसका लाइसेंस है, सिर्फ वही खरीद सकते थे. तो जमींदार हट गए अब सीन से. ठीक है, जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, तो वो हट गए, और ये फार्मर्स के लिए ठीक हो गया थोड़ा उस टाइम. ठीक है, बिकॉज दे कैन एक्चुअली गो. बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत बड़ा प्रोसीजर था. ठीक है, सो फार्मर यूज्ड टू गो टू अ कमीशन एजेंट इन दिस. उसके बाद कमीशन एजेंट उसको आगे ट्रेडर को बेचेगा, उसमें से बीच में एक और ट्रांजैक्शन एजेंट होता था जो अपने पैसे लेता था. ठीक है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिडलमैन बिटवीन द फार्मर्स एंड द एंड कंज्यूमर. तो जो एंड कंज्यूमर को जो 50 रुपए का मिल रहा है, फार्मर को उसके लिए 5 रुपए भी नहीं मिलते थे. सो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और ये भी देखा गया कि एपीएमसीज में एज द टाइम प्रोग्रेस्ड देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज करप्शन. ठीक है, करप्शन बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज फार्मर्स को उनका ड्यू नहीं मिलता था. एंड something else that you guys need to understand is there is something called MSP or minimum support price. मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए हर साल निकालती है कि ये जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं ये इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नहीं नीचे जा सकती. ठीक है, इनका जो प्राइस है वो इससे नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी इनसे नीचे नहीं खरीद सकता. बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि MSP इज अ मियर मिथ. 2015 में एक शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसने क्लियरली बताया दैट ओनली 6% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर एबल टू अवेल एमएसपी. सिर्फ 100 में से 6. एंड वी नो दैट इंडियन रूरल एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड वी आर स्टिल एन एग्रेरियन कंट्री, राइट. हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स और या फिर जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. सो सिर्फ 6% को ये बेनिफिट अवेल हो रहे थे, बाकी लोगों को या तो पता ही नहीं था या फिर वो कर नहीं पा रहे थे. और होता क्या था कि एपीएमसी में जो ट्रेडर्स होते थे ना, वो जो गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उस पे सामान खरीदते ही नहीं थे.
वो लोग क्या करते थे, सामान थोड़े टाइम बाद खरीदते थे तो फार्मर की फसल खराब हो जाने लगती थी, फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि अब कम दाम में भी उसको बेचना पड़ेगा, फिर ये अपना कार्टेल बना के अपना खुद का एमएसपी डिसाइड करते थे। ठीक है, सो देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ करप्शन, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा हाथ होता था, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लोग होते थे ना, उन्हीं को जनरली लाइसेंसेस दिए जाते थे, इसमें भी काफी ज्यादा करप्शन था। So now there are 3 bills that have been introduced by the government, which are seen as an agricultural reform by the government. And these 3 bills are the Essential Commodities Amendment Bill 2020, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020. तो ये 3 bills आए हैं, and these 3 bills have led to a lot of controversy all over the country, and this is something that we're going to understand today. So the first controversy is with respect to whether the parliament has the power to bring such bills. क्योंकि क्या होता है, we know this for a fact that we have a Schedule 7 in the Constitution. Schedule 7 में there are 3 lists. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. तो इसमें इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है. सो यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती है. बट अगर स्टेट और यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूनियन गवर्नमेंट को प्रीमेसी मिलती है. ठीक है, दैट्स व्हाई आवर सिस्टम इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल. नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड मार्केट, बोथ दीज सब्जेक्ट्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट. सो बहुत सारे स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, इन स्टेट्स का ये कहना है that the parliament or the central government does not have the requisite power to legislate on matters like market and agriculture. However, जो हमारी गवर्नमेंट है उनका ये स्टैंस है कि कॉन्करेंट लिस्ट में एक एंट्री 33 है जिसका नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड आइटम्स. ठीक है, तो उसके अंडर ये एक्ट्स आई हैं एंड नॉट अंडर एग्रीकल्चर और मार्केट. इसके अलावा भी इफ यू सी आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई लॉ लानी हो और वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता हो, उसके बाद भी पार्लियामेंट इज ऑल द पावर टू ब्रिंग दैट एक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट कह रही है कि दिस act is for the benefit of all the farmers and therefore it is well within our rights to bring this act. ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हो गया इस एक्ट का. अब कंट्रोवर्सी क्या है ये देखते हैं. सो मैंने ऐसे आपको बताया कि एपीएमसी से ही सिर्फ खरीद सकते थे और बेच सकते थे फार्मर्स, और वो एपीएमसी पर्टिकुलर एरियाज में थी, और धीरे धीरे एपीएमसी में भी बहुत ज्यादा फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया. यहां पर गवर्नमेंट एक नया मॉडल ले आई है विच इज कॉल्ड वन नेशन वन मार्केट. इसका ये मतलब है दैट फार्मर इज at liberty to sell his produce wherever he wants. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको एक पर्टिकुलर एपीएमसी में बेचने की या उसके जो एरिया में एपीएमसी है वहां बेचने की. ही कैन सेल इट wherever he wants in the country. किसी अदर एपीएमसी में बेच सकता है या किसी एमएनसीज को बेच सकता है. और ये क्यों किया गया है? ताकि फार्मर को बेटर प्राइस मिले अपनी क्रॉप का, बिकॉज एपीएमसी में कार्टेल बन जाते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक और ये रीजन है बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेरी इजी इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो एमएनसीज मार्केट में आएगी वो भी फार्मर से खरीद सकती है इन क्रॉप्स को एट अ गुड प्राइस, और फार्मर्स को अपना अच्छा प्राइस मिल सकता है. एक और प्रोविजन इसमें क्या आया है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल से आई एम एन एमएनसी और मैं कुछ फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं दैट आई वांट सर्टेन अमाउंट्स और सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ दीज पर्टिकुलर क्रॉप्स इन नेक्स्ट 6 months, और एक अग्रीड प्राइस हो जाता है कि इस प्राइस पे मैं आपसे खरीदूंगा. ठीक है, तो उसमें भी चांसेस है कि फार्मर को काफी अच्छा प्राइस मिल जाए. सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक नया प्रोविजन है इन एक्ट्स में और इन बिल्स में फॉर दैट मैटर. अभी एक्ट्स नहीं हुए, दिस इज मियरली अ बिल, इट्स बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा से अभी तक पास नहीं हुआ है. इसमें गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है दैट 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस विल बी क्रिएटेड ऑल ओवर द कंट्री, जो कि इंश्योर करेगी कि फार्मर्स को अच्छा रेम्यूनरेशन मिले उनकी क्रॉप का. ठीक है, तो दिस इज I would say a positive step if it is implemented properly. But इसका criticism क्या है? Why there is so much opposition about this bill all over the country? Is because many critics feel कि जो MNCs हैं they work solely for profit motive. ठीक है, उनका और कोई भी मोटिव नहीं होता, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है. They don't care about the farmers, they don't care about anything else other than their profits. तो ये क्या कर सकते हैं, ये फार्मर्स के प्रोड्यूस को बहुत कम पैसों में खरीद सकते हैं और लेटर बहुत ज्यादा में बेच सकते हैं बिकॉज दे हैव दैट कैपेसिटी टू मेक सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इन द मार्केट. तो इससे फार्मर्स का भी नुकसान है एंड कंज्यूमर्स का भी नुकसान है. एक और क्रिटिसिज्म इसका ये है कि देयर इज अ चांस कि जो एमएनसीज हैं
इनकी इतनी कैपेसिटी है कि आगे 10-15 साल प्रॉपर लॉस में जा सकते हैं, तो ये एपीएमसीज जो होती है उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। दे कैन बाय फ्रॉम द फार्मर्स एट अ रियली गुड प्राइस, और एपीएमसीज खत्म हो जाएगी इस वजह से। फिर ये जो एमएनसीज होंगी दे कैन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग फार्मर्स, ठीक है। फिर ये लेट खरीदने लग जाएंगे, जो एपीएमसीज क्या करती थी वो एमएनसीज भी कर सकती हैं, ओके। बट दिस इज अ क्रिटिसिज्म दैट इज गिवन जनरली बाय अ लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड क्रिटिक्स। और ये इसलिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है बिकॉज इन 2006 दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, और बिहार में टर्न टू बी ह्यूज फेलियर बिकॉज जो एमएसपी होता था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, फार्मर्स को वो मिलना भी बंद हो गया था बिकॉज एपीएमसी मार्केट हट गए और वो अपनी क्रॉप्स कहीं बेच ही नहीं पा रहे थे, उनको जबरदस्ती बहुत कम प्राइस में बेचनी पड़ रही थी। नाउ वो क्वेश्चन अराइजेस इज कि क्या एमएसपी खत्म हो जाएगा इसकी वजह से, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिक्स सेइंग कि एमएसपी तो अब खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली अब एमएनसीज अपने हिसाब से करेंगी जो करेंगी, बट दैट इज नॉट ट्रू। गवर्नमेंट हैज सेड कि जो हर साल जो एमएसपी आता है जो 22 क्रॉप्स का, वो आता रहेगा और एमएसपी रहेगा ही रहेगा बिकॉज एमएसपी इज समथिंग विच इज अ फार्मर्स राइट। The problem is that it does not reach to a lot of people, so that is something that the government needs to work on because farmers को पता ही नहीं इस बारे में। So some sort of awareness campaign shall be started by the government in this. इसके अलावा हमने देखा है कि एक और ऐसी एक्ट है विच इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, उसमें भी एक अमेंडमेंट आया है। तो एक पर्टिकुलर बिल है वो इसी में अमेंडमेंट कर रहा है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज, बेसिकली कुछ एसेंशियल क्रॉप्स होती थी जो उसमें लिस्टेड होती थी, बट अब कुछ क्रॉप्स उसमें से हटा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, टोमेटोज, ओके, सर्टेन ऑयल सीड्स, सर्टेन अदर क्रॉप्स, कुछ सीरियल क्रॉप्स है जो कि हटा दी गई हैं इस लिस्ट से बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी रेगुलेशंस को ईज करना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके एग्रीकल्चर में। उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट थी ये अलाउ करती थी कि होर्डिंग ना हो, ठीक है। होर्डिंग का मतलब होता है कि आप बहुत सारी क्रॉप अपने पास में रख लो कम प्राइस में और उसके बाद में ज्यादा प्राइस में बेच दो, तो गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती थी। बट जो ये नया एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया और जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें दे टेकन अवे दिस रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली इसको रिलैक्स कर दिया काफी ज्यादा। नाउ थोड़ा मार्केट फोर्सेस पे कर दिया एंड दिस रेस्ट्रिक्शन इज नो मोर प्रेवलेंट इफ दिस बिल बिकम्स एन एक्ट लेटर। तो जैसे पहले गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट सेट कर दिया करती थी इस एक्ट के अंडर, अब वो नहीं हो पाएगा। सो क्रिटिक्स फील कि ये तो एंटायर पर्पस ही बेकार हो गया इस एक्ट का बिकॉज ऑब्वियसली अब लोग होर्डिंग करने लग जाएंगे, एमएनसीज एंड एवरीबॉडी जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है दे स्टार्ट होर्डिंग और बहुत महंगा हो जाएगा सब कुछ, विच इज डेट्रीमेंटल फॉर द फार्मर्स एज वेल एज फॉर द एंड कंज्यूमर्स। So that's it about the session from my side. I hope you guys understood as to what were these bills all about and why has it led to so much controversy. क्या critics के points थे, क्या government के points थे. I think we've discussed all of it in detail. If you have any other doubts, you can always mention in the comment box. I'll be more than happy to answer. You can email me your queries. I'll be more than happy to reply to your emails. Thank you so much. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us. Thank you.